राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। ब्रह्म कुमारी बहनों ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में लगभग 100 जवानों की उपस्थिति में रक्षाबंधन उत्सव मनाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के सिवन को 3 साल के लिए इंदौर के आईआईटी के संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंजाब सरकार के राजस्व अधिकारियों और उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा अधिनियम को लागू कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी के कम से कम 5 मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखने के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता संजय चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में समान विचारधारा वाले और दलों तथा नेताओं के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली के अपने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व मंत्री अमरिंदर सिंह लवली को राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मांग की है कि राज्य सरकार तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने पर तुरंत रोक लगाए और इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर कानूनी लड़ाई लड़े। राजधानी के बड़े मंदिरों में जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की झलक दिखाई देगी। शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले 7 सितंबर जन्माष्टमी महोत्सव में दिल्ली के मंदिरों की सजावट में सम्मेलन का लोगो नजर आएगा। वहीं कृष्ण की झांकी के साथ G20 शिखर सम्मेलन व इसके आयोजन स्थल भारत मंडपम से जुड़ी झांकी भी होगी। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को अपना नया अध्यक्ष मिल चुका है। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ DERC को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद आयोजित होगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त से 1 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर में ब्रह्म कुमारी की वर्ष की थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी मानवता के कल्याण के उद्देश्य से प्रभाव भरी संस्था द्वारा उन्नत कार्यक्रम चलाया जा रहा। वहीं इस कार्यक्रम के लिए ब्रह्म कुमारी परिवार को बधाई भी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि एक और हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, फिर चाहे वह चांद पर तिरंगा फहराना हो या विश्व स्तर पर खेल कूद के क्षेत्र में नया इतिहास रचना। हमारे देशवासी अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों पर पढ़ाई के दबाव को लेकर कहा कि सकारात्मक सोच द्वारा इस दबाव को कम कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में बच्चों की मदद की जा सकती है। पूरी मानवता के कल्याण के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनुष्यों की सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और सजनों, एक और हमारा देश नित नई ऊंचाई में छू रहा है और चाहे चांद पर तिरंगा लहरा रहे हैं या विश्व स्तर पर खेलकूद के क्षेत्रों में नई अध्याय लिखने को हमारे देशवासी अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलने भारत की खूबसूरती तस्वीर, बदलते खूबसूरती तस्वीर। दूसरी ओर एक अत्यंत गंभीर विषय है जिसे आपके समक्ष मैं रखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले नीट की तैयारी करने वाले 2 विद्यार्थियों ने अपने जीवन, अपने सपने, अपने भविष्य का अंत कर दिया। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जो कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस
धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। मैं सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों पर पढ़ाई का कंपटीशन का प्रेशर है तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। जितना जरूरी उनका करियर है उतना ही जरूरी है कि वे जीवन की चुनौतियों का डटकर धैर्य के साथ सामना करें। उसीलिए उनको तैयारी करना, सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज का ये जो थीम पॉजिटिव चेंज, मुझे लगता है ये थीम के सहायता से उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं और देश के लिए जो गौरव आने वाले ये बच्चे, देश को विकास धारा में आने वाले ये बच्चे जो आधा अधूरा जिंदगी जी के चले जाते हैं, उनको हम बचाया जा सकता है। हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य इस दिशा में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य के अंतर्मुख को जागृत करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्य से केवल अपनी ही नहीं बल्कि आसपास के सब लोगों के जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक बात मैं हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग को कहना चाहती हूँ कि अपने आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहिए और सदा पॉजिटिव थॉट्स और गुड कंपनी के साथ रहिए। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर लोग निवास करते हैं, वंचित लोग निवास करते हैं और लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप संविधान के रक्षक भी हैं। आपके छत्तीसगढ़ के लोग बहुत आश्वस्त हैं और आपके सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। यह शुभ अवसर है रक्षाबंधन का। हम लोगों ने कल सभी लोगों ने पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया और प्रजापिता प्रमुख माहेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का शुभारंभ भी हो रहा था। इस अवसर पर ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वैसे अनेक अवसर होते हैं जब विधानसभा का सत्र चलता है तो हम लोग एक दिन दोपहर का भोजन हम लोग सब मिल के यही करते हैं और ये लगातार ये परंपरा जब से छत्तीसगढ़ राज्य था तब से परंपरा चली आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृतकाल के समय में देश की जनता में बहुत उत्साह है क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता का उल्लेख किया और कहा कि दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसलों के कारण देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। अमृतकाल के समय में जाहिर है देश की जनता को बहुत उत्साह है और क्यों ना हो, जब देश आगे बढ़ रहा हो, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही हो और साथ ही और भी देश की जनता गर्वान्वित महसूस करती है जब उस मुल्क ने जिसने हम पर राज किया है सालों साल तक, उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ के हम अगर 5वें स्थान प्राप्त करते हैं तो जाहिर है देश की जनता को बहुत बहुत गर्व होगा और गर्वान्वित महसूस करेगी, खासकर जब अमृतकाल का समय चल रहा है। आज जब देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को, तो देश की अर्थव्यवस्था और भारत ऐसा लगता है सिनोनिम है। चाहे दुनिया में किसी कोने में भी चले जाइए तो वहां आज दो ही बातें हो रही है। भारत ने चंद्रयान की जो सफलता है भारत का, उसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है और दूसरी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत चर्चा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार आज 9.5 साल से है। पूरे कार्यकाल में हमने बहुत अच्छे फैसले लिए, बहुत कड़वे फैसले लिए, लेकिन हमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे हालात आए जैसे कोविड हो, महामारी जैसे हालात आए, जब लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल
पूरे दुनिया में बंद हो गई, हिंदुस्तान में भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और फिर यूक्रेन क्राइसिस हुआ जहां सप्लाई चेन बिल्कुल बंद हो गया, डिसरप्ट हो गया था, वो उसकी वजह से हर चीज में तकलीफ आई। ये दोनों कठिनाइयों के बावजूद भी आज जो भी फैसले लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-9.5 साल में, आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। मजबूत ही नहीं, बहुत तेजी से जो है अर्थव्यवस्था जो है दौड़ रही है, जो उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत और देश की जनता को मजबूत, देश की जनता की आमदनी ज्यादा हो, उसकी चिंता करते हुए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छे और कड़वे फैसले लिए। आज इसको कई लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदीनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। जब हमारी सरकार आई तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत एक नहीं अनेक चैलेंजेस थे। ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल के कार्यकाल में अच्छे फैसले लिए और उस अच्छे फैसले का आज नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत इकोनॉमी बनी है, और मजबूत ही नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमीज में से है और तेजी से दौड़ रही है। देखिए, हमारा देश जो है वेलफेयर स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है। जब वेलफेयर स्टेट की बात होती है तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आम नागरिक की चिंता करे, और हमने आम नागरिक की चिंता की। प्रधानमंत्री जी ने डे 1 में, जब सरकार हमारी 2014 में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि हम एक आम नागरिक, जो सबसे गरीब नागरिक है, उसके दामन को, उसके हाथ को थामे और उसको मजबूत करें। और हमने वो पिछले 9 साल में जो 313 वेलफेयर स्कीम चलाई प्रधानमंत्री की, उसके अंतर्गत चाहे वो छत देने के, जिसके पास छत नहीं था छत दिया, जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं था बिजली कनेक्शन दिया, जिसको राशन चाहिए राशन दिया, सड़कें बनवाई, रोड बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनवाया, हर तरह की वो सुविधाएं देने की कोशिश की। चाहे आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें लाई, जो कि अगेन दुनिया के बहुत इंस्टीट्यूशन आयुष्मान भारत जैसी स्कीम का कोई एक टेम्पलेट की तरह देख रहे हैं, एक रिसर्च पेपर की तरह देख रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जो हमारी सरकार ने, इसलिए कि हमारा लक्ष्य था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हमें देश को आगे करना है, देशवासियों को आगे करना है। इसलिए G20 जैसे यहाँ बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, दुनिया के बड़े से बड़े लीडर आज देश में आ रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़े गर्वान्वित करने वाली बात है कि देश की जनता को, कि आज हमारे देश में ऐसे इवेंट भी हो रहे हैं जिसके सपने में हम लोग नहीं सोचा करते थे। और देश के बारे में, देश की लीडरशिप के बारे में दुनिया जानती है कि उन्होंने अच्छे फैसले लिए, और जो फैसले लिए देश के हित में और देशवासियों के हित में। मां वाराही मंदिर देवीधुरा चंपावत में बगवाल मेला एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये मेला हमारे समाज को जोड़ने के लिए हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में सशक्त नेतृत्व वाली सशक्त सरकार है, जिसके साथ दुनिया का हर देश खड़ा होने को आतुर है। वहीं उन्होंने G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने को लेकर विस्तार में बताया और कहा कि दुनिया के देश भारतीय नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। आज मां वाराही धाम में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष जो भी इस मेले में अपना सहभाग करते हैं, मां वाराही की कृपा उन पर होती है, इसीलिए वो सभी लोग इस मेले में सहभाग कर पाते हैं। मैं आज इस अवसर पर मां वाराही को नमन करते हुए सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये मेले हमारे समाज को जोड़ने के लिए, हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आज देख एक सशक्त नेतृत्व वाली सशक्त सरकार है, जिसके साथ दुनिया का हर देश खड़ा होने को आतुर है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा G20 की अध्यक्षता भारत को ऐसे समय में मिली जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं अव्यवस्थित हो रही थी, दुनिया के देश पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गए। ऐसे समय में ऐसे शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता भारत को मिली है। आज दुनिया के देश भारतीय नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देश में गरीबी हटाओ के नारे लंबे समय से दिए गए, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं हुआ, बल्कि असल में गरीबों को ही हटाने का काम किया गया। और आज सही मायनों में गरीबों के लिए नीतियां और कार्यक्रम लाने का काम किसी ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, और एक मंदिर माला मिशन, जैसे केदारखंड में बाबा केदार की भूमि में वहाँ के 4 धाम हमारे पूरी तरह से आज विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
ऑल वेदर रोडें बन गई हैं, उन स्थानों का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से मानस खंड के अंदर भी हमारे जितने मंदिर आते हैं उन सभी मंदिरों के नवनिर्माण का हमने संकल्प लिया है। पहले चरण में 16 मंदिरों को लेकर उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने उसके कुछ पड़ाव पार किए हैं। हमने जनता से किए अपने वायदों को या तो पूरा किया है या फिर उन्हें पूरा करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए हैं। नई खेल नीति बनानी हो, सख्त नकल विरोधी कानून करना हो या राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो या फिर हमारे जो लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मामले हैं उनमें सख्ती से उस पर कठोर कार्रवाई करनी हो। इतना ही नहीं, हमने विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां जिनको अनेकों क्षेत्रों में जाकर हमारे नाम को बढ़ाना है, अनेकों इस अमृतकाल में काम करने हैं, निरंतरता से काम कर रहे हैं, उसमें आप सभी का आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका समर्थन लगातार प्राप्त होता रहा है। आने वाले समय में भी आप सभी का आशीर्वाद और समर्थन हमें प्राप्त होता रहेगा। नगर पंचायत पार्टी की स्थापना भी की जाएगी, जो अभी शासन में पत्रावली विचाराधीन है, उस पर जल्दी ही निर्णय किया जाएगा। कालसंड ठांटा मोटर मार्ग से बनौली सुदरका ठांटा मार्ग का सुधारीकरण किया जाएगा। देव विधुरा मेला बगवाल हेतु यथोचित जो धनराशि और धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, वो धनराशि भी यहाँ पर दिया जाएगी। पनिया रीठाखाल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। भिंगराड़ा मंदिर स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महरौली से करौली मरौली में रतिया नदी में पुल का निर्माण यह भी किया जाएगा। तुंगी और हम आने वाले समय में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड का नाम हो, इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय और सदन के नेता मुकेश गोयल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली के सिविक सेंटर में हुई बैठक की जानकारी दी और कहा कि इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को पास भी किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा डोर स्टेप डिलीवरी रही। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के अंदर एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और इस नंबर पर कॉल करके दिल्ली की जनता नगर निगम की सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही ले सकती है। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज 31 अगस्त 2023 को आज हमने नगर निगम में अपने सिविक सेंटर के सभागार में आज हाउस रखा था और आज की हमारी मीटिंग में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर नगर निगम के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, बेशक वो सफाई व्यवस्था है, हॉर्टिकल्चर है, पार्कों को लेकर है, आवारा जानवरों को लेकर है, स्कूलों को लेकर है, सभी मुद्दों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हमने आज के हाउस में प्रस्ताव लगाए और उन प्रस्तावों को पास किया गया। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रस्ताव था वो था डोर स्टेप डिलीवरी वाला, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक PC करी थी। और डोर स्टेप डिलीवरी वही उसी तर्ज पे मॉडल और पॉलिसी है जो हमारी दिल्ली सरकार की डोर स्टेप हमारी पॉलिसी रही है। और अब इसके पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दिल्ली वासी को अब ऑनलाइन तरीके से अगर कोई दिक्कत आ रही है या सर्वर डाउन है या टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है या अपना समय बचाना चाहते हैं तो एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है और टोल फ्री नंबर पे कॉल करते ही एक मोबाइल सहायक जो है उनके डोर स्टेप पे आके 23 नगर निगम की जो हमारी सुविधाएं हैं वो उनके घर पर आकर, दरवाजे पर आकर वो सुविधाएं दी जाएंगी। और ये बहुत बड़ी राहत है दिल्ली वासियों के लिए। इस प्रस्ताव को पास किया गया और उसके बाद सबसे अहम जो हमारे पार्षदों को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक प्रस्ताव पास किया कि किसी भी पार्षद की अभी
कभी भी एक्ट के मुताबिक भी कोई सैलरी नहीं रही है और ना ही हो सकती है। एक अलाउंस दिया जाता था पार्षद को जो 300 रुपये एक मीटिंग के दिए जाते थे, और मुझे लगता है पार्षदों को इससे बहुत ही परेशानी होती थी। किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे काउंसलर्स को, पार्षदों को नहीं दी जा रही थी, और अब उस अलाउंस को 300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मीटिंग कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को हमने पास किया है, और पार्षदों के ऑफिस के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो पार्षदों को अपनी जेब से करने पड़ते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को आज हाउस में लाया गया और इसको पास किया गया। उसके बाद हरदयाल लाइब्रेरी, जो जैसे हम सब जानते हैं पिछले बहुत महीनों से हरदयाल लाइब्रेरी के जो हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो धरने पे बैठे हैं अपनी सैलरी की डिमांड करते हुए, और अब लीगल ओपिनियन लेने के बाद और फाइनेंशियल ओपिनियन लेने के बाद आज हमने जो मैनेजमेंट कमेटी हरदयाल लाइब्रेरी की कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उस प्रस्ताव को आज हम हाउस में लाए और उस प्रस्ताव को पास किया गया। और मैं हरदयाल लाइब्रेरी के सभी एम्प्लॉयज़ को ये आश्वासन देती हूँ कि अब मैनेजमेंट कमेटी की गठन का जो प्रस्ताव को पास कर दिया गया है और शीघ्र ही इस कमेटी का गठन होगा, और जो इतने महीनों से जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लाइब्रेरी के बाहर ही वो इतने महीनों से जो धरने पर बैठे हैं, तो उसको सुलझा दिया गया है और बहुत जल्द ही सभी के अकाउंट में उनको भी जितनी भी उनके पेंडिंग सैलरी है वो उनको दे दी जाएगी। तो आज बहुत सारे ऐसे हमारे प्रस्ताव थे जो आज हम सदन में लाए, और उन सभी प्रस्तावों से दिल्ली की जनता को भी राहत मिलेगी और नगर निगम के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। और दिल्ली की जनता को और कर्मचारियों को मैं आश्वासन देती हूँ, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और आम आदमी पार्टी की जो नगर निगम की सरकार है उसके अंतर्गत ना दिल्ली वासियों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कर्मचारियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे एक बेहतरीन मॉडल नगर निगम को मिलेगा। मुंबई महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वीं G20 की बैठक के विषय में बात की। आगे उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी से 100 सवाल पूछे थे और मांग की थी कि जेपीसी के गठन को अनिवार्य किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आज भी हम यह मांग दोहराते हैं कि जेपीसी के गठन को अनिवार्य किया जाए। साथियों, 2014 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में 9वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। वहां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया और G20 को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। काले धन से लड़ने के खिलाफ, काले धन इकट्ठा करने वालों के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो काले धन को सफेद करते हैं उनके खिलाफ, जो शेल कंपनियां हैं दुनिया भर में उनके खिलाफ, जो टैक्स मुक्त जगह हैं, टैक्स हेवन जो है उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बुलंद आवाज उठाई और मांग की कि G20 को इस विषय पर नेतृत्व दिखाने की जरूरत है। अगले हफ्ते 9 तारीख को, यानी कि आज से 9 दिन बाद नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने वाला, और आज सभी अखबारों में, अमेरिका के अखबार, इंग्लैंड के अखबार, हमारे देश के अखबारों में खुलासा हुआ है जिस तरीके से एक पूंजीपति ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है, सेबी के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है, ये सब खुलासा आज अखबारों में है। मैं बस यही कहूँगा कि 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च 2 महीने में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। रोज हम 3 सवाल उठाया करते थे। आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम अडानी के हैं कौन, अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में ये छपा गया, और हमने एक ही मांग की, कानूनों का उल्लंघन हुआ है, निवेश में पारदर्शिता नहीं है, शेल कंपनियों का भारी इस्तेमाल किया गया है, 20,000 करोड़ रुपया
जो ये अडानी के शेल कंपनियों में पाए गए हैं, इसके असली मालिक कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने 100 सवाल पूछे। राहुल जी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अपने भाषण दिया और आप जानते हैं वो भाषण देने का एक नतीजा 20 दिन बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया लोकसभा से। 4 महीने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए और हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, और आज मैं वो मांग दोहराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। तो आज भी हम जेपीसी की मांग दोहराते हैं। आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है वो फिर एक बार यही साबित करता है कि हमारे संस्था नाकाम हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो सिर्फ एक ही मांग है, जेपीसी का गठन होना जरूरी है और जांच शुरू हो। दिल्ली भाजपा की मंत्री बांसुरी स्वराज एवं मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में छात्रों से जुड़ी दुर्घटनाएं दर्शाती हैं कि स्कूलों में छात्रों को न काउंसलिंग उपलब्ध है, न ही टीचर छात्र संवाद। दिल्ली सरकार के स्कूलों में छात्रों की कुंठा को समझने के लिए, उनके मानसिक संतुलन को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। एक बहुत दुखद घटना उभर कर आई है। 2 दिन पहले 29 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के सिविल लाइंस के घर से केवल 500 मीटर दूर SBDM सर्वोदय विद्यालय में एक 12वीं क्लास की छात्रा, उसने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली। ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का है, ये पुलिस की जांच का विषय है। हमें पता चला है कि पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, पर एक बात जरूर सामने उभर कर आती है कि ये वाकया तब का है जो मंगलवार यानी वर्किंग डे था, पर किसी ने इस बच्ची की सुध नहीं। ये जाहिर सी बात है कि बच्ची जरूर किसी ना किसी प्रकार के मानसिक तनाव में जरूर थी। इसका अर्थ ये कि वो स्कूल्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, वहां ना तो किसी प्रकार की काउंसलिंग का प्रावधान, ना किसी प्रकार का कोई संवाद चल रहा है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच। और माननीय मंत्री आतिशी जी जो हैप्पीनेस क्लास और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और एक जो नई उन्होंने बनाई है प्रबंध कमेटी, ये सब केवल कागजी बातें। हमारे बच्चे, दिल्ली के बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं। 29 अगस्त की घटना है, ना आतिशी जी ने कुछ बोला, ना स्वाति मालिवाल जी ने कुछ बोला। दिल्ली सरकार तो पूरी तरह चुप है। मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली सरकार से, आप तो बहुत गर्व करते हैं दिल्ली की शिक्षा प्रणाली पर। हर राज्य में, पूरे भारत में, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जाके वहां पर आपके लीडर्स दिल्ली की शिक्षा प्रणाली का एग्जाम्पल देते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाने की बात करते हैं। आप बहुत बखान करते हैं, बहुत व्याख्यान करते हैं। आप इस बात में गर्व करते हैं कि दिल्ली में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, और ये बात बार बार उभर कर आ रही है। मिड डे मील में फूड पॉइजनिंग के मामले बार बार उभर कर आ रहे हैं। यानी आपको ना दिल्ली के बच्चों की, ना उनकी सुरक्षा का ध्यान है, ना उनकी सेहत का ध्यान। क्या बात, आपने पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को केवल कमरे, स्कूल भवनों और उनके भ्रष्टाचार तक सीमित कर दिया है क्या? और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।